दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और आपके अपने YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अधिगम का अनुक्षेत्र और अधिगम प्रक्रिया। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ब्लूम ने अधिगम के 3 अनुक्षेत्र बताए हैं। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि अधिगम के कितने अनुक्षेत्र हैं। तो अधिगम के 3 अनुक्षेत्र हैं और किसने बताए हैं? तो दोस्तों ये ब्लूम महोदय ने बताए हैं। तो चलिए इनको क्रम क्रम से समझते हैं। जो हमारा पहला अनुक्षेत्र है वह है ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। कौन सा दोस्तों? ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। तो ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र का उद्देश्य अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। इस बात को आप लोगों को याद में रखना है कि ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है अधिगमकर्ता के संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो इस अनुक्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं जैसे सोचना, विचारना, तर्क वितर्क करना, कल्पना करना, विश्लेषण करना, स्मरण करना, सामान्यीकरण करना, नियमीकरण करना और निष्कर्ष निकालना आदि क्रियाएं आती हैं। तो आप लोगों को इतना समझना है कि ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन लाना और इसके अंतर्गत जो मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाएं होती हैं, चाहे हमारा सोचना, विचारना, तर्क करना, वितर्क करना, कल्पना करना, निष्कर्ष निकालना, कुछ भी हो जिसके अंदर मस्तिष्क कार्य करता है, ऐसी सभी क्षेत्र में की गई क्रियाओं को ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र कहते हैं। नंबर 2 देखते हैं, क्रियात्मक अनुक्षेत्र। दोस्तों क्रियात्मक अनुक्षेत्र का उद्देश्य जो होता है बालक का समुचित विकास करना होता है। तो ये दूसरा क्रियात्मक अनुक्षेत्र का उद्देश्य आप लोग याद रखेंगे कि क्या होता है। इसका उद्देश्य बालक का समुचित विकास करना, जिसके अंतर्गत गामक, क्रियात्मक, शारीरिक विकास आदि आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत शरीर की विभिन्न प्रकार की जो हमारी गामक, क्रियात्मक और मनोशारीरिक व्यवहार की क्रियाएं हैं वे आती हैं। जैसे कि चलना, फिरना, दौड़ना, उतरना, चढ़ना, नृत्य करना, गाना, कूदना, खाना बनाना, तोड़ना, मोड़ना, मरोड़ना, स्पर्श करना, सुनना, बोलना, ये समस्त क्रियाएं जो भी हम क्रियाएं करते हैं ये सभी क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब नंबर 3 देख लेते हैं, भावात्मक अनुक्षेत्र। तो दोस्तों भावात्मक अनुक्षेत्र का उद्देश्य सामाजिकता एवं संवेगात्मक परिपक्वता का विकास करना होता है। ये उद्देश्य आप लोगों को निश्चित रूप से याद रखना है। क्या होता है? सामाजिकता एवं संवेगात्मक परिपक्वता। इस अनुक्षेत्र में हृदय द्वारा अनुभूत की जाने वाली, अब हृदय द्वारा अनुभूत क्या किया जाता है? जैसे सुख हो गया, दुख हो गया, ईर्ष्या, किसी पर क्रोध करना, डरना, सहमना, उदासीन दृष्टिकोण, विभिन्नता की रुचियां, अरुचियां, प्रेम, घृणा, तिरस्कार आदि भावों की अनुभूतियां शामिल होती हैं। अर्थात हम किसी के प्रति कैसा भाव रखते हैं, यही क्या होता है? भावात्मक अनुक्षेत्र कहलाता है। चलिए अब जान लेते हैं अधिगम की प्रक्रिया। तो अधिगम की प्रक्रिया, सबसे पहले अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है और अधिगम की प्रक्रिया में किन किन सोपानों से गुजरना होता है, इसको हम समझते हैं। तो अधिगम एक विस्तृत एवं व्यापक मानसिक प्रक्रिया है। ये प्रश्न कई बार आया है, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों अधिगम जो होती है वो मानसिक प्रक्रिया होती है और साथ ही कैसी है? व्यापक प्रक्रिया है। इसमें एक गुण पाया जाता है जिसे हम निरंतरता का गुण कहते हैं। अर्थात अधिगम निरंतर रूप से चलता रहता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम किस तरह से चलता है। तो निरंतर रूप से चलता रहता है और विभिन्न स्थानों से होकर यह क्रिया संपन्न होती है। कैसे? जैसे सबसे पहले अभिप्रेरणा, इसके बाद विभिन्न अनुक्रियाएं, इसमें कुछ बाधाएं आती हैं तो वह बाधाओं से बचने के लिए पुनर्बलन और फिर अनुभवों का संगठन और अंत में लक्ष्य की प्राप्ति। इसे हम इस प्रकार से समझते हैं कि जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है तो उसके अंदर सीखने के लिए एक प्रेरणा जागृत होती है। अर्थात उसके अंदर से अभिप्रेरणा जागृत होती है, एक जुनून जागृत होता है कि हमें सीखना ही सीखना है। वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है। अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के प्रयास करता है। जब वह मनुष्य प्रयास करता है जिससे सीखने की प्रक्रिया निहित होती है। कई क्रिया करने के बाद व्यक्ति एक सही क्रिया करता है, वो क्रियाएं तो बहुत सी करता है लेकिन एक सही क्रिया कर देता है जिससे वह बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों यही क्रिया बालक को क्या करती है? पुनर्बलन प्रदान
करती है, अर्थात उसके अंदर एक जज्बा प्रदान करती है कि हम यह कार्य करने में सक्षम हैं। मतलब इस प्रकार से समझिए कि पहले व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा जागृत होती है, वह कार्य करने का प्रयास करता है, फिर उस कार्य करने में कुछ बाधाएं आती हैं और वो कार्य को बार बार करता है। बार बार कार्य करने से एक बार वो सही कार्य कर लेता है, जिस कारण से उसे पता चलता है कि हम यह कार्य करने में सक्षम हैं। और इस प्रकार से वो क्या करता है कि जब वो उसे पता चल जाता है कि हम यह कार्य करने में सक्षम हैं, अर्थात उसके पास पुनर्बलन आ जाता है, तो वो अपने पूरे अनुभव को इकट्ठा करता है कि हमने पूर्व में जो बाधाएं आई थी उनसे निपटने के लिए कौन सा प्रयास किया था और उस बाधा से हमने किस प्रकार से मुक्ति पाई थी। तो इस प्रकार से वह बाधाओं को दूर करता हुआ वह व्यक्ति अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर होता रहता है और अंत में वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त हो जाता है अर्थात व्यक्ति सीख जाता है। तो इस प्रकार से अधिगम की पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। आप लोग हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर लें और जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही आप लोग हमारे ब्लॉग के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर जाकर रामकृष्ण गर्ग टाइप करके हमारे ब्लॉग पर पहुंच सकते हैं। तो आप लोग यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।